हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे सभी भाइयों एवं बहनों। राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीटेट जो 2021-22 के ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें सीडीपी पार्ट को एक बेहतरीन तरीक़ाओं से सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं तथा यह भी बताते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में कौन सी क्वेश्चन कितने अधिक महत्वपूर्ण है, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर आपने 21 जनवरी 2022 को पूछे गए सीडीपी के अंतर्गत पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखें, जिसमें हम प्रारंभ के 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से प्रारंभ करेंगे। और अधूरा ज्ञान काफ़ी घातक होता है, इसीलिए आपको ज्ञान का भंडार में आप आसक्त होकर बिल्कुल सीखेंगे और इससे भवसागर में आप अवश्य तर जाएंगे जब सीटेट का फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाए ही हम अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 1 से लेकर टोटल 15 नंबर क्वेश्चन तक हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। क्या कहता है जीवन में कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में और लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है। वास्तविक बात है कि आपको मुश्किलें आएगी और आपकी मन जो है वह टिटोलेगा कि आप इस कर्म से भागो। आपको वहाँ से भागने की बार बार अंदर की प्रेरणाएं उत्पन्न होगी, लेकिन बुद्धि आपको कहेगा कि नहीं, कर्म ही सर्वदा सत्य है और जो कर्म अपनी मेहनत से लड़ते हैं वह आगे चलकर उसके कदमों में जहान होते हैं। आप केवल कर्म करते जाओ और एक ऐसा समय आएगा जिस समय आप जो कल्पना नहीं किए होंगे उससे भी अधिक आपको कदमों में झुककर आएगा। और यही खूबसूरती है महान लोगों में, जो केवल कर्म करते जाते हैं और जब उसको प्रतिफल के समान मिलता है तो वह बहुत बड़ा, उसे अपने विश्वास से भी ज़्यादा उसे फल के रूप में प्राप्ति होता है। इसीलिए आपके कदमों में जहान होगा। चलिए दोस्तों, हम लेकर चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला, जो होगा इस प्रकार से। कहता है, अधिगम और क्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम और क्षमता क्या कहलाता है। गणितीय और क्षमता के संदर्भ में अब प्रश्न संख्या 16 में आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे कि अधिगम और क्षमता क्या होता है। यदि मेरी बात को समझ रहे हो तो मुझे हाँ करके बताना कि आपको यहाँ पे समझना है अधिगम और क्षमता। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इसका मतलब है कि हमें कहीं न कहीं जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, उस सीखने के दरमियान हमारे शरीर के कुछ समस्या होने के कारण हम उस अधिगम को ग्रहण नहीं कर पाते हैं।
अब यह समस्या हमारे अधिगम में हो रही कठिनाइयों का कारण है। अब यही कारण अधिगम अक्षमता को उत्पन्न करता है। जैसे कि कोई बच्चे इस प्रकार है कि अपने हाथों के मांसपेशियों को सही संतुलन नहीं बना पाता है, जिस कारण वह जब लिखता है तो लिखने में उसे समस्या आता है। अब यहाँ कारण है कि हाथों की जो मांसपेशियां है उसे संतुलित न कर पाया, जिस कारण से वह अपने पेन को सही रूप में नहीं रख पाता है, तो वह सीख नहीं पाता है अच्छे से। तो इस प्रकार की समस्या को हम लेखन वैकल्य कहते हैं। डिस्ग्राफिया है, उसमें वह लिख नहीं पाता है, वह सही से ग्राफ नहीं बना पाता है, वह अपने लिखने में कठिनाइयाँ को महसूस कर रहा है। तो लिखने से संबंधित यदि कठिनाइयाँ हैं तो लेखन वैकल्य। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि बच्चों में किस प्रकार का अधिगम अक्षमता है, तो गणित का जोड़, घटा, गुणा, भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में उसे समस्याएं हो रही है। तो गणित से होने वाली समस्या किसके कारण होता है, तो गणित समन्वय वैकल्य के कारण उसे गणितीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सही से पढ़ नहीं पाते हैं, उसे पढ़ना रहता है फल तो वो पढ़ता है लफ, उसे पढ़ना रहता है मतलब अपने ही आधार पे उसे एक नया शब्द के रूप में पढ़ लेता है, सही से गौर नहीं कर पाता है। तो पढ़ने से संबंधित समस्या उत्पन्न हो तो पठन वैकल्य और गुणा से संबंधित गति समन्वय का मतलब होता है, मैंने थोड़ा पढ़ने में समस्या हमें भी उत्पन्न हो गई। यहाँ गति समन्वय है, मतलब जैसे गति से संबंधित जिसे समस्या उत्पन्न होती हो। गति समन्वय का मतलब होता है कि वह चल फिर दौड़ सकने में अक्षम है। और गुणज का मतलब होता है जो जोड़, घटा, गुणा, भाग गणितीय कार्य नहीं कर पाता है, तो उसे गुणज वैकल्य कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सभी ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। गति समन्वय का संबंध है गति से, और पठन का संबंध है पढ़ने से, लेखन का संबंध है लिखने से, और गुणज का संबंध है कि गणित से, और हमसे पूछ रहा था गणित से संबंधित कठिनाई। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों सेशन का लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। देखिए सेशन का लेते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है। एक सलमा नाम की लड़की है, ठीक है, जो वह 3 साल की जब वह थी, सलमा नाम की लड़की अभी फ़िलहाल 5 साल की है, और जब वह 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार जो है वह बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने एक छोटी सी बच्ची है 5 साल की, और वो जब 3 साल की ही थी तो उन्होंने गिटार बजाना सीख ली बिना किसी बाह्य निर्देश के। उसे किसी ने सिखाया नहीं, केवल उसे अपने अंदर के इंटरेस्ट के बदौलत, अपनी बुद्धि लब्धि क्षमताओं के बदौलत उसने गिटार मात्र 3 वर्षों में सीख ली। इसका अर्थ यह है कि बच्चे धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी है। अरे भाई धीमी गति से अगर रहता तो 5 साल का बच्चा 3 साल में ही बहुत कुछ सीख लेता है।
जो एक गिटार बजाना 50 साल की उम्र में भी लोग नहीं सीख पाते हैं, वह 3 साल में सीख लेती है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला गलत होगा। अगर उसमें बुद्धि लब्धि कम होती तो वह इतना कलाकारी वह मात्र 3 वर्ष में कैसे सीख ली होती। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ये भी नहीं होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी का लक्षण होता है कि वे अपने काम को बहुत ही शानदार एवं सहज रूप से कम समयों में अधिक प्रभावदायी रूप से सीखना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का लक्षण है, जो कहीं न कहीं सलमा के इस गुण को दर्शाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको सपनों के नगरी में जाने से पहले आपको कर्म के दिशा में, अर्थात क्वेश्चन नंबर 18। हार्दिक को कम दिखाई देता है। आपके देखिए, आप मान लीजिए कि आपके कक्षा में एक बच्चे हार्दिक है जो कक्षा में सही से देख नहीं पाता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया। अब आप अध्यापक के रूप में हो और आपको इसके बारे में, हार्दिक के बारे में यह नहीं बताया गया कि उसे दिखाई कम देता है। और कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चलता है कि उसे कम दिखाई देता है। आप कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे अपने क्लास में कि हार्दिक को जो समस्या है वह दिखाई देने से समस्या है। कम दिखाई देता है तो बच्चे का लक्षण होता है कि वह अपने आँखों को पढ़ने के दौरान, देखने के दौरान अपने हाथ के इंडेक्स फिंगर को आँखों पे मचलने का काम करता है। वह बार बार अपने को महसूस करता है कि मुझे देखने में कठिनाइयाँ हो रही है। जब बच्चे को इस प्रकार लक्षण आप देखेंगे कक्ष में, तो समझ जाइएगा कि बच्चों में देखने से समस्या है। क्यों है देखने की समस्या? क्योंकि बच्चे जब हमारे श्याम पट पे देखता है, पढ़ता है किताबों पे, तो आँख को मिचलने का काम करता है, आँखों को उंगली से मिचलने का काम करता है, रगड़ने का काम करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। और इसी के साथ बोलेंगे सिया बलराम चंद्र की जय। और लेकर चलते हैं आपको उस दुनिया से आपको जोड़ने का कोशिश मैं करता हूँ जो सीटेट की लक्ष्य की प्राप्ति करा सके। संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ेंगे, जीत आप ही का होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अर्थात अपने कर्म में ही सर्वदा लीन रहना है। और लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है। देखिए, आप एक शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते आपके कक्षा में कोई दिव्यांग विद्यार्थी आया है, पढ़ रहा है, और उस दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आप चाहते हो क्या कि उसका जो अधिगम लेवल है उसको अधिगम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, उस विद्यार्थियों में अधिगम की एबिलिटी जो है वह कैसे बढ़े। और इसके लिए आप परिवेश उत्तम प्रकार के बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे उस विद्यार्थी के लिए? यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठ्यक्रम का अनुसरण करें। आप एकदम मरखंडा टीचर के समान क्या पाठ्यक्रम को समय पे पूरा करने का निर्देश देंगे? अगर समय पे बच्चे पाठ्यक्रम नहीं पूरा करता है तो उसे 2 हत्था लाठी मारेंगे?
इससे अधिगम का परिवेश उत्तम होगा नहीं। तो गलत जवाब। बच्चे से परामर्श करे बिना उसके लिए सारे निर्णय खुद लेंगे। अरे यार, ये बताइए कि आपके कक्षा में बच्चा को क्या समस्या है, वह क्या बनना चाहता है, उसे किस प्रकार के कार्यों में रुचि है, बिना इसको समझे ही सारे निर्णय आप अपने ही बल पे उस बच्चे के लिए कैसे ले सकते हो? क्योंकि आपको तो विकास नहीं करना है ना, जो अपने निर्णय पे आप खुद निर्णय ले रहे हो, वो तो बच्चे के अधिगम को डेवलप्ड करना है, तो बच्चे को तो परामर्श लेना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब यह नहीं होगा। यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा किया जाए। क्या ये बताइए कि कक्ष में सभी प्रकार के बच्चे एक समान होते हैं? सभी का बुद्धि लब्धि एक जैसा होता है क्या? सभी एक ही प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश से आते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर मानकीकृत काहे को? मानकीकृत एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब यह नहीं होगा। अगला देखिए, पाठ्यचर्या में उपयुक्त मतलब जो पाठ्यक्रम में जरूरत है उतना ही और यथोचित समायोजन करके, मतलब जो उसके लिए उचित होगा बच्चों के हित में जो होगा वही उसके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और उसके रुचि, उसको ज़रूरतों के ध्यान में रखकर अगर कक्ष परिवेश का निर्माण करते हैं तो बताइए कि विद्यार्थियों में अधिगम का स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इसी के साथ लेकर चलते हैं हम अपनी ही दुनिया सीटेट की आर पार की लड़ाई में। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है वह देखिए। समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है। अब यहाँ पे सीखेंगे कि प्रतिभाशाली समावेशी कक्षा मतलब समावेशी कक्षा के बारे में जानेंगे। और कह रहा है कि समावेशी कक्षा कोई है और उस कक्षा में शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करते हैं। क्या यह खूबसूरती है समावेशी का? मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, समावेशी कक्षा का खूबसूरती यह है कि इस प्रकार के कक्षा में सभी प्रकार के बालकों को एक ही छत के नीचे बैठाकर पढ़ाया जाता है, चाहे वह प्रतिभाशाली हो या फिर जैसे मंद बुद्धि हो, उसके IQ जो है वह लो हो, या फिर कोई दिव्यांग हो, या फिर किसी भी सांस्कृतिक परिवेश से आया हो, मतलब किसी भी तरह का हो। समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि उसे सभी को एक साथ बैठाकर पढ़ाना चाहिए। और यह क्वेश्चन का इसमें कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए, अर्थात पहला ऑप्शन गलत है। समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करता है। भाई ये बताइए कि समावेशी कक्षा में क्या वही बच्चे शामिल होंगे जो अपनी पूर्णता को नहीं रखता हो, सीखने की क्षमता नहीं रखता हो, चलने की क्षमता नहीं रखता हो, पढ़ने की योग्यता नहीं रखता हो? गलत बात है भाई। समावेशी शिक्षा का जैसी की तैसी हो जाएगी, उसकी माँ बहन हो जाएगा। अरे यार, समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी प्रकार के बच्चे को एक साथ बैठाओ और फिर पढ़ाओ। इसके लिए शिक्षक को क्यों ना कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़े, उसके लिए शिक्षक को करना पड़ेगा, लेकिन समावेशी शिक्षा को लागू करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे में सहयोग की भावना विकसित होती है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं, तदानुभूति, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी को बढ़ावा मिलता है।
अपने दोस्त से कैसे समाज में एक दूसरे से कैसे हम इंटरेक्ट करके रहते हैं, इन सभी गुणों को विकास होता है। इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा का जोर दिया गया है। अतः इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि दोनों गलत हैं। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगले नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का ताल्लुक है किसके साथ, इसके बारे में देखते हैं। ये यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में है। व्हील्स चेयर पर दिव्यांग बच्चे, ये नॉर्मल बच्चे, कोई ये फिजिकली रूप से विकलांग है, कोई मेंटली रूप से विकलांग है, कोई नॉर्मल बच्चे हैं, सभी आपस में मिलकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इस प्रकार को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। और सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यानपूर्वक जब सुनेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और कौन सी ज्ञान की प्राप्ति होगी? परासंज्ञान। एक होता है संज्ञान, जो आप जब कोई बात आपको समझाता है तो आप उसे समझते हैं और समझ करके अपने जीवन में उतारते हैं, तो यह संज्ञान है। किसी की बातों को समझना, किसी चीज़ों को पढ़ना, किसी भी व्यवहारों को जानना, ये संज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, उस ज्ञान के ऊपर पुनः आपको सोच विचार करना, आपको एक तो थिंकिंग है कि आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, और किए हुए ज्ञान के ग्रहण को और सुदृढ़ बनाने के लिए आप खुद से भी मेहनत कर रहे हैं, तो यही तो है परासंज्ञान। एक लोक होता है, एक परलोक होता है। लोक मतलब यही सृष्टि, यही जगत, और परलोक मतलब इस सृष्टि से भी ऊपर उठ जाना, परलोक कहलाता है। एक होता है आत्मा, एक होता है परमात्मा। हम आत्मा है और ये प्रभु जो है ये परमात्मा है। ज्ञान संज्ञान हमारी सोच है, और परासंज्ञान सोच के ऊपर भी सोचना ही परासंज्ञान है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा अपने ही सोच के विधियों के विषय में सोचना ही परासंज्ञान है। ये थिंकिंग कैप के रूप में कार्य करता है। अर्थात ये बल्ब जलता है, ये हमारी संज्ञान है। मैंने सिद्धांत में पढ़ा है कि भाई इसमें जैसे निष्क्रिय गैस भरा होता है, फिर और विभिन्न प्रकार के इसके गुण कांच का बना होता है और टंगस्टन धातु होता है, जिस कारण से यह जैसे बल्ब जलता है। अब जो सो एक तो ये संज्ञान हुआ, और इसके ऊपर भी आप थिंकिंग कर रहे हैं कि यदि ये सब नहीं हो, इसके जो रॉ मटेरियल है, तो क्या इस बल्ब को जलाना संभव है? तो ज्ञान के ऊपर आप फिर ज्ञान की बात कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है? बड़ा संज्ञान है। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद आप एक विद्यालय में गए और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद अब विषय को पढ़ा देने के बाद कहते हैं कि विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए, कि बच्चे अब तुम संकल्पनात्मक मानचित्र बनाओ, यह किस प्रकार में सहायक होगा संकल्पना वाले मानचित्र बनाने के लिए। अब मान लो कि आपने एक जो सो फैमिली नाम का कोई चैप्टर पढ़ाया, और उसमें फैमिली में आप रिलेशन बताएं कि ये आप है और आपके ऊपर आपके यहाँ माता है, पिता है, फिर जैसे इनके ऊपर दादा है, दादी है, फिर जैसे इन्हीं के समतुल्य में नाना जी है, नानी जी है, फिर आपके पुत्र हैं, और फिर पुत्र के बहू है, पुत्र बहू है। तो इस प्रकार आप क्या कह रहे हैं, पढ़ाने के बाद जब आपने कि कौन से संबंध क्या लगता है, तो फिर जब कहानी समझा दिए, पढ़ा दिए, तो अब आप कहते हो बच्चे से
कि बच्चे इस चीज़ के पढ़ाए हुए फैमिली चैप्टर का आप एक संकल्पना मानचित्र बनाओ। तो संकल्पना मानचित्र में बच्चे बनाते हैं कही हुई कहानी के आधार पे, और वह जो है सो एक ट्री के फॉर्म में यूज़ करते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे माता पिता है, यहाँ हमारे दादा दादी है, यहाँ हमारे नाना नानी है। मतलब जो सो एक बिल्कुल कंप्लीट एक ट्री के रूप में फॉर्म करता है और निर्माण करता है। तो इस प्रकार से बच्चों में क्या उत्पन्न होगा बताइए? संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव टीचिंग, तो क्रिएटिविटी तो बच्चे में डेवलप्ड होगा कि नहीं होगा, कि भाई आप जो पढ़ाए उसको संकल्पना उसके मन मस्तिष्क में एक मैप के फॉर्म में एक संरचना के आधार पर उसे मन में बैठाने के लिए कहते हो। तो ये बिल्कुल सही बात है कि उसमें क्रिएटिविटी डेवलप्ड होगा। विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने में क्षमता परिप्रेक्ष्य। अब देखिए फैमिली नाम का तो कहानी बहुत बड़ा है, लेकिन वह बच्चे ने एक मैप के आधार पे छोटे से मैपों में पूरे कहानी को लाकर रख दिया, अर्थात उन्होंने संक्षेपण में भी अपनी बातों को कहने के लिए सामर्थ्य रखता है कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिका विकास करने में कि बच्चों ने जो सीखा है वह टीचर तुरंत उस बच्चे के बारे में समझ जाएगा कि बच्चे में ज्ञान जो है, उन्होंने जो ग्राफ बनाया है वह काफ़ी बेहतरीन बनाया है और उसको समझ है कि इसके पाठ के बारे में क्या बात कही गई है, कौन सी बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट, और जैसे देखिए विद्यार्थियों की कल्पनात्मक योग्यता का परीक्षण करना, उसकी योग्यता की परीक्षण करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि हम संकल्पना मात्र चित्र बनवाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा 1 2 3, और 1 2 3 इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। कहीं न कहीं टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद से यह संकल्पना मानचित्र बनाने के लिए कहता है, यह किस प्रकार में सहायक नहीं है। सहायक नहीं होगा, तो सहायक नहीं होगा कहाँ पे? यहाँ पे सहायक नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो बिल्कुल सही विकल्प होगा इसके लिए, नहीं सहायक है, तब इसका राइट जवाब ये होगा। अगर सहायक की बात करें तो तीनों का तीनों सहायक है। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? अब मान लीजिए कि 1 to 5 तक के कोई बच्चे के क्लास में आप जाते हो शिक्षण करने के लिए, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि बच्चे को हम किस प्रकार की एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाएं कि वह इफ़ेक्टिव वे में काफ़ी अधिक प्रभावी तरीक़ाओं से बच्चे सीख सकें। हाई इफ़ेक्टिव वे आपको वहाँ पे प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी और हमेशा आदेश देती हो कि क्या किया जाना चाहिए, क्या इस प्रकार के कक्षा लागू करने से बच्चे प्रभावी रूप से सीख पाएगा? कि कह रहा एकाधिकारवादी मतलब शिक्षा को ही केवल अधिकार हो बोलने का, और बच्चों को बोले जाने पर उसे पनिष्ड किया जाता हो, या फिर केवल शिक्षक ही जो आदेश देता हो बच्चे को उसे चुपचाप ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे क्या प्रभावी शिक्षण हो पाएगा? बच्चे अधिगम कर पाएंगे? नहीं ना। तो इस क्वेश्चन का यह राइट जवाब नहीं होगा। जहाँ शिक्षक अधिगम को निर्देशित करता है, ठीक है, शिक्षक क्या कर रहा है? अधिगम को निर्देशित करता है, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और विद्यार्थी निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। विद्यार्थी को आप इस प्रकार कहेंगे कि बच्चे जो मैं निर्देश देता हूँ उसी को सर्वोपरि मानो। मैं कहता हूँ कि दिन जो है वह दिन में प्रकाश की सहायता से नहीं दिखाई देती है,
अब इस ज्ञान को बिल्कुल चुपचाप ग्रहण कर लो, इस पे लेकिन किंतु परंतु कोई जवाब ना करो, तो इससे बताइए कि अधिगम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। केवल शिक्षक निर्देश देंगे और बच्चे निष्क्रिय जब तक रहेंगे तो अधिगम हो ही नहीं सकता। चूँकि सीखना बच्चे को है, एक्टिव होना पड़ेगा, बच्चे को एग्ज़ाम पास होना है, आपको एक्टिव होना पड़ेगा आपको। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा, जहां मूल रूप से पठन कौशलों और अंक प्रदान क्या केवल इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें? तो बिल्कुल आपका जवाब आएगा नहीं गुरुजी, ऐसी बात तो नहीं है कि केवल अंक प्राप्ति के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, जहाँ विद्यार्थियों को समायोजित जहाँ विद्यार्थियों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उसको ध्यान में रखकर अगर शिक्षण देने का काम करते हैं, शिक्षण वातावरण एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे अधिगम जो होगे बच्चों के लिए वह प्रभावी होगा और उत्तम होगा। आप कर क्या रहे हो? सो देखो फोर्थ ऑप्शन में कि किसके लेकर आप कार्य कर रहे हो। विद्यार्थी जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज को क्या आवश्यकता है और बच्चे में संवेग क्या है, उन संवेग और सामाजिक ज़रूरतों के आधार पर आप शिक्षण देने का काम कर रहे हो। तो बताओ कि बच्चों में आत्मसंतुष्टि की भावना उत्पन्न होगी या नहीं होगी? आज समाज में जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ प्राप्ति हो तो क्या उससे संतुष्टि मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और यदि बच्चों में संतुष्टि उसको मिलता है, समाज में आवश्यकताओं को होती है पूर्ति, तो उस कार्य को और अधिक करने के लिए उसमें मन लालच और उस चीज़ को करने में इंटरेस्ट और उस चीज़ों को करने में प्रोत्साहन की भावना उत्पन्न होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि राइट जवाब है। और चलिए सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 24 क्या कहता है कि प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए। अब जानेंगे यहाँ पे एक प्रभावशाली विद्यालय क्या है। प्रभावशाली विद्यालय वह विद्यालय होता है जिसमें बच्चे जो बच्चे हैं वह आत्मसंतोष की भावना उत्पन्न हो, आत्मसंतोष की प्राप्ति हो। प्रभावशाली विद्यालय है वह जिसमें बच्चों के संवेग को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता हो। प्रभावशाली विद्यालय है वे प्रभावशाली विद्यालय है जिसमें सामाजिक हित में रहकर बच्चों को आगे प्रोत्साहित करे, वह प्रभावशाली विद्यालय है। प्रभावशाली विद्यालय उस विद्यालय को कहते हैं जो समाज में भावना सिखाता हो सहयोग की, आपस में रहने की और जीवन यापन करने की भावना विकसित करता हो, तो वह प्रभावशाली विद्यालय है। इनाम और सज्जा देना कहीं भी प्रभावशाली विद्यालय का नहीं है। प्रतिस्पर्धा, बताओ बच्चों के बीच में आप जैसे युद्ध करवाना क्या प्रभावशाली विद्यालय होगा? बच्चे से मार काट कर रहा है, जलस रख रहा है, द्वेष भावना रख रहा है, प्रतिस्पर्धा रख रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। तुलनात्मक मूल्यांकन कि बच्चे को प्रभावशाली विद्यालय तब मानेंगे जब यह ग्रेड देंगे कि सोनू मोनू से बेकार है, मोनू गोलू से अच्छा है। तो इस प्रकार से उसमें कुंठित भावना उत्पन्न होगा, अपने आप से घृणा उत्पन्न होगा कि मैं क्यों हूँ किसी से कमज़ोर, मुझे भगवान ने क्यों ऐसा बनाया। इस प्रकार का विचार लाना प्रभावशाली विद्यालय का कभी भी गुण नहीं हो सकता। हाँ, प्रभावशाली विद्यालय का गुण है कि सहयोग से रहो, सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए। तुम
हमारी आवश्यकताओं को समझो, हम तुम्हारी आवश्यकताओं को समझें, हम तुमसे सीखें, तुम हमसे सीखो, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखें। और यही तो जॉन डेवी का कथन है कि सहयोग की भावना के द्वारा ही हमें अधिगम करना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्तों जब आग लगी हो सीने में। अगर निरंतर और लगातार मेहनत करेंगे तो मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि हमारी जो हाथ में है, अभी तक मैंने जो पाया है उसे संयोग कर अवश्य रख लेंगे, और जो मैं पाना चाहता हूँ उसे भी प्राप्त कर लेंगे। बस शर्त एक है कि निरंतर प्रयास। सफलता वो नहीं है जो केवल एक नौकरी मात्र दिलाकर आपको सफल बना दे। सफलता वहाँ है जो आपको जीवन जीने की कला दे दे। आपको नौकरी लग जाएगी, कोई जाल में साजिश के द्वारा फंसा लिया जाएगा, आप उस समय उस समस्या से कैसे निपटेंगे, यही ज्ञान है। उस समस्याओं को कैसे अपने जीवन में एक चुनौती के रूप में लेकर उस चुनौती को मात देंगे, यही ज्ञान है। हम अपने व्यवहारों के जरिए एक नया समाज, एक नए व्यवहार को कैसे लाएंगे सामने, हम उस व्यवहार को कैसे अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लोगों तक हम अपने व्यवहार स्वरूप कैसे लोकप्रिय होंगे, इस चीज़ों पे केवल कर्म ही दिखाता है, ज्ञान ही दिखाता है। ज्ञान रहेगा, हर एक चीज़ हमारे कदमों में स्वतः आएगा। चलिए सेशन का लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे 25 में दो शब्दों को जानेंगे, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में जानेंगे। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ों को कार्य करने के लिए खुद के अंदर से आवाज़ आता हो, खुद के अंदर से अभिप्रेरणा उत्पन्न होता हो, खुद के अंदर से कुछ करने की जज्बा उत्पन्न होता हो, तो इस प्रकार की क्रिया को आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा, जो आपको खुद के अंदर का नहीं होता अभिप्रेरणा, वह किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा आपके ऊपर अभिप्रेरणा के लिए मोटिवेट की जाती है, या तो उस चीज़ की प्राप्ति के लिए। जैसे कि आप एग्ज़ाम में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम में शिक्षक के सामने एक अच्छे गुणवान बनकर उभरना है, शिक्षक के दृष्टिकोण में बेहतर मुझे बनना है। तो इस उद्देश्य के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो शिक्षक के खुश करने के लिए पढ़ना आपको बाह्य अभिप्रेरणा है। आप मेडल जीतने के लिए पढ़ रहे हैं, बाह्य अभिप्रेरणा है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बाह्य अभिप्रेरणा है। पैसों के लिए पढ़ना बाह्य अभिप्रेरणा है। पैसों के लिए कार्य करना बाह्य अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा है जो एक समाज के लिए आप नया कुछ करने के लिए चाहत रखते हो, आपके अंदर में लोक कल्याण की भावना उत्पन्न होता हो। आपके अंदर यदि एक कोई भी चीज़ के लेकर इंटरेस्ट उत्पन्न होता है कि मुझे दौड़ लगाना है सेहत को बेहतर बनाने के लिए, आंतरिक अभिप्रेरणा है। और दूसरा एक व्यक्ति होता है जो वो दौड़ लगाता है मेडल जीतने के लिए, तो बाह्य अभिप्रेरणा है। आंतरिक मतलब अंदर से, और कहता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अभिप्रेरित होना किसी भी बच्चों के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा पे बल दिया जाना चाहिए ताकि उसका अभिप्रेरणा बहुत अधिक लंबी समय तक बना रहे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं कि एक विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड पाने के लिए क्या अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा है? नहीं, ये बाहरी अभिप्रेरणा है।
एक विद्यार्थी को इसलिए प्रयोग करना चाहिए क्योंकि उसे परिणाम जानने की उत्सुकता है। हाँ, परिणाम जानने की उत्सुकता, उसको मन है, ललस है अंदर में बना हुआ कि हम अगर इसलिए यह काम करें ताकि हमें परिणाम मिलेगा, और परिणाम की प्राप्ति के लक्ष्य के लिए कार्य करना, यह आंतरिक अभिप्रेरणा है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग करता है क्योंकि थ्योरी उसे पसंद नहीं है। थ्योरी पसंद नहीं इसलिए प्रयोग कर रहा है, ये तो गलत बात है, अभी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं हुआ। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रहा है क्योंकि वे अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहता है। अध्यापक को प्रेरित करने के लिए यह पढ़ रहा है, इसलिए यह गलत जवाब होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा केवल एक सेकंड ऑप्शन है, बाकी सब बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और यदि एक बेहतरीन और शानदार थ्योरी क्लास लेना हो तो उसके लिए भी हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो समस्या हो आप मुझे बताएं, मैं उन चीज़ों को ज़रूर पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और टारगेट यही है कि 30 आउट ऑफ 30 को स्कोर करना एक लक्ष्य के रूप में है, और जो कि आसान है, होना तय है, हो भी जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।